हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो जिस एक पहलू के साथ हम जुड़ने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि विषय संकल्पना में राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए अब कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाएं ताकि रोज़ की तरीके से चलने वाली इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी पहलू के साथ, इसी पर्याय के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोच ने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से आपको प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ ही आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आज के क्लास की बात करें तो एक एक क्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। खास करके देखते हैं अपने कल के प्रश्नों को, कल के प्रश्नों का दोहराव और उसके उपरांत आज के प्रश्नों की चर्चा। प्रश्न आपके सम्मुख है कि बाल श्रमिक विद्या योजना एक हमारी यहाँ पर योजना है जिसका नाम होता है बाल श्रमिक विद्या योजना। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो व्यक्तियों का चुनाव होता है, खासा अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो सहायता राशि दी जाती है वो कितना होती है। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो संदर्भ होता है वो बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले जो बच्चे होते हैं, पहला तो नाम आपने सुना होगा कि बालक वर्ग होता है और दूसरा होता है बालिका। तो परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर इतनी होती है कि ये अपनी पढ़ाई में नहीं लग पाते हैं। बेसिक आपने सुना भी होगा, जब हम अपने यहाँ पे अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 24 जो क्या कहता है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसे खतरनाक फैक्ट्री वगैरह से संबंधित कार्य हैं तो उसमें बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो बालक और बालिका को हम क्या करते हैं, पढ़ने का एक अधिकार देते हैं। और इस पढ़ने के अधिकार की जब बात की जाए तो यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है कि बहुत सारे परिवारों में जिन बच्चों में कह सकते हो कि जिनके माता पिता इतने संभव नहीं हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, उसके लिए यह योजना चालू की जाती है। तो बालक की जब बात की जाए तो बालक को दिया जाता है 1,000 रुपये महीना, और बच्ची की जब बात की जाए तो बच्ची को दिया जाता है 1,200 रुपया महीना। तो बालक को 1,000 रुपये और बालिका को 1,200 रुपये महीने दिए जाते हैं। 2020 की जब बात की जाए तो 2020 में यह योजना आपके चालू की गई। और मुख्य पर्याय की जब बात की जाए तो जब बच्चा आपके 9वीं क्लास, आपके 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में जाता है तो उस दशा में उसको 6,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। कितना? 6,000 रुपये की जब बात की जाए तो 6,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा ताकि उच्चतर पढ़ाई प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग में कोई ऐसी बाधा ना आए। तो बाल श्रमिक विद्या योजना की जब बात की जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत सहायता राशि क्या है, तो सहायता राशि होती है आपके 1,000 रुपये। ठीक है। 1,000 रुपये की जब बात की जाए तो 1,000 रुपये क्या होती है, बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत आपको सहायता राशि दी जाती है। तो बालक के लिए 1,000, बालिका के लिए 1,200 और 6,000 रुपये क्या होता है, समग्र रूप से दिया जाता है 9वीं, 10वीं और 12वीं कर सकते हो कि पढ़ाई करने के लिए। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। वैसे आपने सुना भी होगा 12 जून के बारे में। 12 जून की जब बात की जाए तो 12 जून हमारे यहाँ पर क्या मनाया जाता है, तो 12 जून की जब बात की जाए तो ये आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पर बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। किस रूप में? बाल श्रम की जब बात की जाए तो बाल श्रम निषेध की जब बात की जाए तो बाल श्रम निषेध दिवस ये आपका आयोजित किया जाता है। मतलब शुद्ध रूप से हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पर बालक हैं जो श्रमिक प्रवृत्ति में जुड़े होते हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाने के लिए ये आपका दिवस आयोजित होता है। वर्तमान में विधायक निधि की जब बात की जाए तो विधायक निधि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से बढ़ा करके अब कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं। विधायक निधि जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर एक निधि होती है जिसको हम कहते हैं सांसद निधि। ठीक है, MP लैट्स। खासा सांसद निधि की जब बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत सांसद लोगों को क्या होता है, 5 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। और ये जो 5 करोड़ प्राप्त होते हैं प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं, जिसका लक्ष्य होता है कि अपने जिस क्षेत्र से ये संबंधित हैं वहाँ पर कुछ बेसिक डेवलपमेंट से संबंधित कार्य कराएं। और अगर फंड वगैरह तात्कालिक रूप से नहीं उपलब्ध है तो अपने इस फंड के माध्यम से जो तुरंत तात्कालिक जरूरत है जनता के हित के लिए, तो सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमारे यहाँ पर विधायकों को ये 2 करोड़ रुपए अभी दिए जाते थे, लेकिन इसको क्या किया गया 2020 से इसको भी बढ़ा करके अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुल 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधायक निधि योजना के अंतर्गत कितने रुपए मिलते हैं, तो वर्तमान में इसमें आपको 3 करोड़ रुपए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ और अवध आम पट्टी के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। लखनऊ रीजन हो या अवध का आम पट्टी रीजन हो, उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया। पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम आम के उत्पादन की बात करें, आम उत्पादन बेसिक आप जानते हैं कि हमारा स्थान क्या है,
हमारा स्थान इसमें पहला होता है। आम के उत्पादन में हमारा स्थान पहला है। और इसी आम की जब बात की जाए तो इस आम उत्पादन के पहले संदर्भ में खासा ध्यान रखिएगा, अलग अलग वैरायटी के आम कई सारे लोकेशन में चिन्हित हैं। जैसे लंगड़ा आम आपके बनारस से है, जिसको ऑलरेडी आपका जीआई टैग मिला हुआ है। इवन यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके रटौल आम। ये कहाँ से है, तो ये आपके बागपत से समित है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने गौरजीत आम के बारे में सुना होगा। गौरजीत आम की जब बात की जाए तो गौरजीत आम का संबंध कहाँ से है, ये आपके पूर्वांचल से समित है। ठीक है, तो पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, गौरजीत आपके पूर्वांचल से, रटौल आपके बागपत से, लंगड़ा आपके बनारस से। ये 3 नाम आपको देख मिलते हैं। अब इसके अलावा भी और कई सारे आम की वैरायटी होती हैं। मूलतः हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा आम निर्यात। आम निर्यात जोन की जब बात की जाए तो ये भी आपको 2 देख मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे है, एक आपके सहारनपुर में पड़ता है और एक आपके लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ से जो आम निर्यात किया जाता है वो आपके काकोरी बांध से निर्यात किया जाता है। अब बात ये आती है कि हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, तो बाकी भी लोग चाहते हैं कि इस आम उत्पादन को कैसे किया जाता है उसको हम सीखें और उसके बारे में अगर कुछ हो पाए बेहतर तो उसे और करें। तो उसी सीखने के ही पर्पज़ से क्या होता है, हमारे लखनऊ और अवध आम पट्टी क्षेत्र की जब बात की जाए तो वहाँ एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया, जिसके माध्यम से दूर क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रहता है जो खास करके फलों के बारे में, जो उस पर लगने वाले कीड़े होते हैं, रोग होते हैं, कैसे इसकी कलम लगाई जाती है, क्या उत्पादन होता है, क्या सिंचाई का तरीका है, कौन से बीज इस्तेमाल होते हैं, कौन से फर्टिलाइजर, तो उसके लिए ये आपके एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं। तो बेसिक इसमें 2 एप्लीकेशन आपके डेवलप किए गए हैं खासा। एक तो है मैंगो बाबा एप्लीकेशन। ठीक है, मैंगो बाबा एप्लीकेशन की जब बात की जाए तो एक एप्लीकेशन ये है और एक है आपका बागवान मित्र। तो बागवान मित्र और मैंगो बाबा ये 2 एप्लीकेशन आपके डेवलप किए गए हैं। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, खासा अगर देखा जाए तो ये 2 पुस्तकें हैं। ये हमारे यूपी से समेत एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम देख मिलता है, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। इन पुस्तिकाओं के लेखक की जब बात की जाए तो इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा केशव दास के बारे में। केशव दास की जब बात की जाए तो केशव दास के द्वारा ये रामचंद्रिका और रसिक प्रिया दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं। वैसे केशव दास की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर ओरछा। ओरछा तो आप भी जानते हैं ना। ओरछा की जब बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश और कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश का एरिया है बुंदेलखंड वाला, तो वहीं पर अवस्थित है ओरछा। तो यही ओरछा से समित है आपके केशव दास। केशव दास की जब बात की जाए तो उन्होंने रसिक प्रिया और रामचंद्रिका ये 2 पुस्तकें आपके लिख रखी हैं। खासा सितार की जब बात की जाए तो सितार हमारे यहाँ पर 2 वाद्य यंत्रों से मिलकर के बना है। अब सितार की जब बात की जाए तो सितार किन 2 वाद्य यंत्रों से मिलकर के बना है, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको मिलता है बांसुरी बीड़ा से, बांसुरी सारंगी से, बांसुरी के अलावा बीड़ा तंबूरा से और बीड़ा पियानो से। नाम की जब बात की जाए तो सितार किन 2 वाद्य यंत्रों से मिलकर के बना है, सितार। सितार की जब बात की जाए तो सितार किन 2 वाद्य यंत्रों से मिलकर के आपका बना है। तो वाद्य यंत्र की जब बात की जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसका खोज, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा, तो आपने कई बार सुना होगा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो आमिर खुसरो ने क्या किया है, आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो उन्होंने तबला और तबला के अलावा सितार इन 2 विधाओं के बारे में खोज कर रखी है। तो इस सितार की जब बात की जाए तो तबला तो आप भी जानते हैं जिसे पीट करके बजाया जाता है थाप दे करके, लेकिन सितार की जब बात की जाए तो सितार में क्या होता है, तान होता है, अर्थात इसमें तार खींचे होते हैं। तो तान प्रणाली के ऊपर आधारित करते हुए एक नव वाद्य यंत्र के रूप में आपको दिख मिलता है, जिसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीड़ा, और बीड़ा के साथ तंबूरा। ठीक है, तो तंबूरा और बीड़ा की जब बात की जाए तो इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। तो बीड़ा और तंबूरा इन दोनों को मिला करके सितार बनाया जाता है। वैसे हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र ये किस रूप में जाना जाता है, तो यह नाम लिया जाता है हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा बीड़ा के रूप में। ठीक है, तो बीड़ा की जब बात की जाए तो बीड़ा का नाम ध्यान रखिएगा। बीड़ा आज हमारे परिपेक्ष में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। आपने देखा भी होगा माता सरस्वती अपने हाथ में इसे रखती हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना करी गई, कहाँ पे किया गया, जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर आपके पंतनगर में।
देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर आपके पंतनगर में। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात, पहला विश्वविद्यालय कहाँ का? देश का। अगर हम देश के पहले विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये कब स्थापित हुआ? 1960 में। खास करके आपने सुना होगा किसके नाम पे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब बात की जाए तो इनके नाम पे ये आपका स्थापित किया गया 1960 में। मुख्यतः कहाँ पे आपको देख मिलता है? तो ये वर्तमान में जो आपका उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की जब बात की जाए तो इस उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है, खासा पंतनगर जिले में। तो पंतनगर की जब बात की जाए तो पंतनगर जिले में इसकी स्थापना की गई है। तो पंतनगर उत्तराखंड में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से ये आपके 1960 में आपका स्थापित किया गया है। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे यूपी में खास करके कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय होते हैं। अगर इनके नामों की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा फैजाबाद, जहाँ फैजाबाद में आचार्य नरेंद्र देव के नाम से एक विद्यालय होता है। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव की जब बात की जाए तो आचार्य नरेंद्र देव का नाम ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव के नाम से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में? आपने नाम सुना होगा कानपुर के बारे में। कानपुर, कानपुर में किससे है? तो कानपुर में आपने सुना होगा, यहाँ पे नाम आता है, आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे एक विद्यालय यहाँ पे आपको मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा हमारे यहाँ पर बांदा। बांदा की जब बात की जाए तो एक बांदा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय यह आपको दिख मिलता है। बांदा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा मेरठ में। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में किसका नाम आता है? मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक यहाँ पे क्या होता है? विद्यालय आपको दिख मिलता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात की जाए तो उनके नाम से यह विद्यालय होता है। तो 4 विद्यालय। बाकी एक नाम और आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो खासा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से स्थित है। और ये कहाँ पे दिख मिलता है? तो आज आपको झांसी में दिख मिलता है। तो झांसी में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, यहीं पर एक नाम और ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा सैम हिंगिस बाटम। सैम हिंगिस बाटम, सैम हिंगिस बाटम की जब बात की जाए तो उनके नाम से एक कृषि विद्यालय, ये कहाँ पे है? तो आपके नैनी प्रयागराज में स्थित है। तो नैनी प्रयागराज में सैम हिंगिस बाटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। वैसे एक विद्यालय अभी आप ध्यान रखिएगा आपके कुशीनगर में स्थापित किया गया है, और ये किसके नाम पे? तो कुशीनगर की जब बात की जाए तो यह स्थापित किया गया है महात्मा बुद्ध के नाम से। तो महात्मा बुद्ध की जब बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के नाम पे एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपके कुशीनगर में स्थापित किया गया है। ठीक है। तो पंतनगर का नाम ध्यान रखिएगा। खैर, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री कौन है? नाम की जब बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान या फिर सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री के रूप में कौन जाने जाते हैं? बेसिक अगर देखा जाए तो उनका नाम समित होता है, यूपी के वित्त मंत्री। वैसे यूपी के वित्त मंत्री की जब बात की जाए तो उनका नाम क्या होता है? तो यूपी के वित्त मंत्री की जब बात की जाए तो उनके बारे में आपने सदैव सुना होगा। बेसिक अगर देखा जाए तो बेबी रानी मौर्य कौन है? तो आप भी जानते हैं ये महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। ठीक है। महिला एवं बाल की जब बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसका नाम आता है? ये नाम आता है बेबी रानी मौर्य का। यहीं पर देखा जाए तो ओबी राजभर, ये किससे समित है? तो ये हमारे यहाँ पर पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है। तो पंचायती राज मंत्री की जब बात की जाए तो ये नाम होता है ओपी राजभर का। दारा सिंह चौहान की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये कारागार मंत्री होते हैं। ठीक है। कारागार मंत्री के रूप में इनका नाम देखने को मिल जाता है। बाकी वित्त मंत्री की जब बात की जाए तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं सुरेश खन्ना, और बार बार आपने इनका नाम सुना भी होगा। खास करके ये क्या करते हैं? तो हमारे यहाँ पर जब बात आती है किसको लेकर के? बजट पेश करने को लेकर के। ठीक है। तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो बजट पेश करने के लिए खासा इनका नाम देखने मिलता है। हालांकि इनके द्वारा जो आपकी बार का बजट प्रस्तुत किया गया है वह कितने का है? तो वो 7.36 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है। तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का क्या होता है? बजट आपको देखने को मिल जाता है, खास करके सुरेश खन्ना के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये हमारे यूपी का क्या है? एक डिजिटल
डिजिटल बजट है। ठीक है, कैसा बजट है? डिजिटल बजट माना जाता है। डिजिटल बजट की जब बात की जाए तो डिजिटल बजट मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, पीडीएफ से पढ़ा जाता है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विधा होती है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, पेपर का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बजट इसे नाम देते हैं। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाढ़ हमारे यहाँ पर आती है। अब बाढ़ की जब बात की जाए तो बाढ़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है? इस नाम की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, रुहेलखंड में या फिर आपके मध्यांचल में। कौन सा लोकेशन ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आती है? सबसे ज़्यादा बाढ़ की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी में कहाँ पर आता है? अब देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बाढ़ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा मृदा अपरदन। आज मृदा अपरदन की जब बात की जाए तो मृदा अपरदन के लिए कौन सा लोकेशन फेमस है? मृदा अपरदन की जब बात की जाए तो इसके लिए दो माध्यम आपके काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक आपका वायु का माध्यम और एक आपका जल का माध्यम। वायु और जल की जब बात की जाए तो ये दो माध्यम आपको देखने को मिल जाते हैं। जहाँ वायु की बात की जाए तो वायु के संदर्भ में क्या देखा आपने? एक देखा होगा समतल क्षेत्र में मृदा अपरदन, समतल क्षेत्र में खास करके मृदा अपरदन। समतल क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको चूंकि किसान समझ नहीं पाता है तो इस कारण से इसको एक नाम दिया जाता है, किसान की मौत। क्या कहते हैं? किसान की मौत कही जाती है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर, कई बार आपने सुना होगा हमारी यूपी के जो पश्चिमी ज़िले हैं, तो पश्चिमी ज़िलों में क्या होता है, खास करके गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। और गर्म शुष्क हवाओं की जब बात की जाए तो उनका संदर्भ क्या? जैसे आपने नाम सुना है झांसी, जैसे आपने नाम सुना है आगरा, मथुरा, इन सारे ज़िलों में क्या होता है, मिट्टी उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसका नाम देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जल, अब जल की जब बात की जाए तो जल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो जल के माध्यम से आपने सुना होगा इटावा जिला। इटावा की जब बात की जाए तो इटावा में एक नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी के कारण क्या होता है, बड़े स्तर पे आपका अवनालिका अपरदन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अवनालिका अपरदन की जब बात की जाए तो अवनालिका अपरदन ये आपके इटावा चंबल नदी क्षेत्र में हो जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके इसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर पूर्वांचल, आज पूर्वांचल की जब बात की जाए, पूर्वांचल के क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आती है। और बाढ़ की जब बात की जाए तो बाढ़ क्या करता है, आज पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वह कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो एक कारक है उसका नाम होता है बाढ़। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ हमारे पूर्वांचल में क्या करती है, प्रभावित करती है। तो बाढ़ की जब बात की जाए तो बाढ़ का संदर्भ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल का नाम ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, बाढ़ प्रभावित आपको दिख मिलती है। आगरा जिले की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की स्थापना की गई। आगरा जिले की जब बात की जाए तो आगरा जिले की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ये मुख्य नाम होता है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मुराद बख्श या राजा राम सिंह। किस एक व्यक्ति के द्वारा आगरा जिले की स्थापना की गई? आगरा जिला या फिर आगरा शहर। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके नाम से क्या होता है, अलग अलग आपके शहर स्थापित किए गए हैं। जैसा नामों से ही पता चला है, राजा राम सिंह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रामपुर शहर की स्थापना की है। राम, ठीक है, राम से ही नाम याद आता है, राजा राम सिंह जिन्होंने रामपुर शहर की स्थापना की। मुराद बख्श की जब बात की जाए, जो शाहजहाँ का पुत्र था, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा मुरादाबाद शहर आपको दिख मिलता है। ठीक है, मुरादाबाद की जब बात की जाए तो मुरादाबाद आपको दिख मिलता है। आपने कई बार सुना होगा फारूक के बारे में। ठीक है, फारूक की जब बात की जाए तो फारूक नाम का एक आक्रांता हमारे यहाँ पे आता है। और फारूक की जब बात की जाए तो उसने क्या किया है, इसने वर्तमान में जो फर्रुखाबाद है, पांचाल नाम का लोकेशन, उसका नाम परिवर्तित कर रखा है, फारूक। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जैसे एक नाम सुना है आपने काश की जब बात की जाए तो काश से हमारे यहाँ पर काशी की स्थापना की गई है। आपने नाम सुना होगा लक्ष्मण। ठीक है, तो लक्ष्मण से हमारा लखनऊ देखने को मिल जाता है। ठीक है, लखनऊ। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, कुश के बारे में। तो कुश की जब बात की जाए तो कुश ने क्या किया है, सुल्तानपुर शहर की स्थापना की है। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो अलग अलग व्यक्तियों के इतिहास में क्या होता है, अलग अलग आपके नाम देखे मिलते हैं। अब आगरा जिले की जब बात की जाए तो आगरा जिले के सापेक्ष ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहर स्थापित किए हैं, एक आपका जौनपुर, और जौनपुर के अलावा एक आपका आपने सुना भी होगा खास करके फिरोजाबाद।
तो जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर इनके द्वारा स्थापित किया गया है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो ये भी इसी के किनारे आपको देख मिलता है। तो यहाँ पे बसता कौन है, तो यहाँ पे बसता है ये सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की जब बात की जाए तो सिकंदर लोदी का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा सन 1504 में, सन 1504 ईस्वी की जब बात की जाए तो सन 1504 ईस्वी में क्या हुआ था, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा जिले में खास करके आगरा शहर की स्थापना करी गई थी। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी की जब बात की जाए तो यमुना नदी के किनारे यह शहर आपका स्थापित किया गया है। वैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसने आगरा शहर की तो स्थापना की है, खास करके 1506 में क्या किया था, इसको राजधानी भी बना लिया था। ठीक है, तो 1506 में इसको अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया था। वैसे राजधानी के साथ आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, एक नाम आपने सुना होगा सिकंदर लोदी के साथ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की जब बात की जाए तो इब्राहिम लोदी क्यों चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी की जब बात की जाए तो लोदी वंश के क्या माने जाते हैं, अंतिम शासक माने जाते हैं। अंतिम शासक का नाम दिया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के युद्ध होते हैं और यहाँ पे एक युद्ध होता है बाबर के साथ। बाबर के साथ जो नाम दिया जाता है पानीपत का युद्ध, तो बाबर के साथ पानीपत का युद्ध होता है, खासा आपने सुना भी होगा 1526 में। तो 1526 ईस्वी की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इस युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इस कारण से इब्राहिम लोदी की जब बात की जाए तो ये आखिरी शासक माने जाते हैं और पानीपत में क्या हो जाता है, बाबर विजय, तो बाबर का यहाँ से शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो प्रदेश में किस एक जिले में आपको मुखाफाल मिलता है। मुखाफाल, फाल मतलब एक तरीके से समझिएगा झरना या जलप्रपात। ठीक है, तो फाल या फिर झरना या फिर जलप्रपात, बेसिक अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे आपको दिख मिलता है। मुखाफाल की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आपको दिख मिलता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुखाफाल हमें दिख मिलता है, अयोध्या में, बनारस में, सोनभद्र में या फिर आपके गोरखपुर में। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है मुखाफाल। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं, आज अगर हम बात करें अयोध्या, तो अयोध्या में तो ऐसा कोई फाल या जलप्रपात नहीं है। अयोध्या की जब बात की जाए तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है और सरयू के अलावा अगर देखा जाए तो तमसा नदी का भी थोड़ा बहुत संदर्भ यहाँ पे आपको मिलता है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में आपने सुना होगा गंगा नदी है, गंगा के अलावा वरुणा है, वरुणा के अलावा अस्सी नदी है। ठीक है, ये सब आपके बनारस से समेत हैं। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर राप्ती के किनारे स्थित है और राप्ती के अलावा रोहिणी के किनारे स्थित है, तो राप्ती और रोहिणी इनका नाम दिख मिलता है। मुखाफाल की जब बात की जाए तो ये सोनभद्र में आपको दिख मिलता है और सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र बेसिक आप कह सकते हो कि ये फाल जो है वो एक तरीके से जलप्रपात है, जलप्रपात है। जैसे आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर नाम दिया जाता है ना टांडा दरी के बारे में, टांडा दर्द। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खड़ंजा जलप्रपात। खड़ंजा जलप्रपात ये कहाँ से समित है, तो ये आपके मिर्ज़ापुर ज़िले से देख मिलते हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर ज़िले की जब बात की जाए तो मिर्ज़ापुर ज़िले में ये आपको देख मिलता है खड़ंजा जलप्रपात, टांडा दर्द। ठीक है, बाकी मुखाफाल की जब बात की जाए तो आपके सोनभद्र ज़िले से समित होता है। एक नाम है कि अकबरी महल, ये कहाँ पे आपको देख मिलता है, अकबरी महल, लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में या फिर आपके आगरा में। अकबरी महल, अकबरी महल की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आपके प्रदेश में अवस्थित है, अकबरी महल। ठीक है, और एक काम और करिएगा, आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए क्वेश्चन और ऐसे नए नए ही सेशन आपके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा किए जाते हैं। तो आप लोग विधिवत तरीके से इसमें जुड़े और बेहतर तरीके से इसे लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करें। अकबरी महल की जब बात की जाए तो इसका संचरण क्या होगा, तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जब हम महल की बात करें तो अकबर से नाम पता चल रहा है, तो ये कहाँ पे स्थित होगा, ये आपके आगरा में देख मिलता है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में बहुत सारे महल हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आगरा में क्या क्या महल स्थित हैं। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा की धरती पर आपको जैसे लाल किला देख मिलता है, लाल किला ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, लाल किला ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। यहीं पे आपने सुना होगा ताजमहल, ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल किसके द्वारा, ये आपके शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ की जब बात की जाए तो शाहजहाँ के द्वारा ये आपका ताजमहल बनवाया गया।
इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, अगर हम नामों की बात करें तो इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर खास जब हम नाम लेते हैं तो आपने नाम सुना होगा, जैसे क्या बोलते हैं उसे, दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम और दीवान ए खास की जब बात की जाए तो दीवाने खास भी जो है वो भी आपको यहाँ पे देख मिल जाता है, ठीक है। तो दीवाने आम और दीवाने खास की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं से देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ही खासा जब हम नामों की बात करते हैं तो और कुछ नाम जैसे नामों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा एतमादुद्दौला का मकबरा। क्या नाम है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ये भी क्या होता है? ये भी आपके इसी आगरा में स्थित है। इसी आगरा की जब बात की जाए तो इसी आगरा में आपने सुना होगा सिकंदरा नाम का लोकेशन है। सिकंदरा की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके अकबर की कब्र है, ठीक है। अकबर की कब्र की जब बात की जाए तो अकबर की कब्र यहाँ पे आपको दिख मिलती है। अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने एक और संप्रदाय सुना होगा राधा स्वामी के बारे में। राधा स्वामी संप्रदाय से समित एक आपका मंदिर होता है जो आपके दयाल बाग में स्थित है। तो दयाल बाग की जब बात की जाए तो दयाल बाग में राधा स्वामी संप्रदाय का आधारित करते हुए एक मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। तो अकबरी महल की जब बात की जाए तो ये आपके आगरा में स्थित हो जाता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जल एवं वायु प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जब बात की जाए तो उसका गठन आपका किया गया। ये नाम समित होता है 1856 में, 1922 में, 1885 में या फिर आपके 1982 में। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आती है प्रदूषण। प्रदूषण तो आपने सदैव पढ़ा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक अशुद्धियाँ आती हैं, जैसे क्या होता है हमारा तंत्र व्यवस्थित होने की जगह पे क्या होता है खराब होता है, तो उसको हम इसके अंतर्गत देख पाते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्रदूषण के लिए क्या क्या मानक देखे जाते हैं, तो आपने नाम सुना होगा जैसे प्रदूषण की जब बात की जाए तो जैसे जल प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण, जैसे आपने ध्वनि प्रदूषण नाम सुना है, जैसे आपने मृदा प्रदूषण का नाम सुना है। तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं हमारे यहाँ पर प्रदूषण देख मिलते हैं। अभी एक दो नाम चर्चा में थे, जैसे आपने सुना था ध्वनि प्रदूषण के नाम का एक रिपोर्ट निकाला गया था और उसके लिए मुरादाबाद था, ठीक है, मुरादाबाद आपका चिन्हित किया गया था। और ऐसे ही जब हम वायु गुणवत्ता की बात करें तो वायु प्रदूषण के मामले में हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण की जब बात की जाए तो वायु प्रदूषण के लिए आपने कई बार सुना होगा नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, ये सब नाम आपके लिए जाते हैं, ठीक है। तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ पर इन सब का नाम अक्सर चर्चा में रहता है। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर प्रदूषण के ही कारण एक नदी जिसे हमने जैविक आपदा घोषित कर रखा है, क्या नाम है, तो इसका नाम है गोमती, ठीक है। गोमती की जब बात की जाए, यमुना, यमुना की जब बात की जाए तो यमुना को हमने जैविक आपदा घोषित कर रखा है। नदी की बात चलिए तो गंगा नदी भी ध्यान रखिएगा प्रदूषित होती है। कहाँ पे? गंगा का जो प्रदूषण है वो कहाँ पे होता है, ये आपके कानपुर में मिलता है। कानपुर में गंगा का प्रदूषण आपको दिख मिलता है। पॉल्यूशन की जब बात की जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पॉल्यूशन के ही माध्यम से आपने सुना होगा अक्सर सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे यहाँ पर आम्र वर्षा कराती है। आम्र वर्षा करें, क्या कहते हैं उसे, हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा ताजमहल के सापेक्ष में, ठीक है। ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल के सापेक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा कराने की जो एक विशेष संकल्पना होती है वह आपके सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से ताजमहल पे आपको दिख मिलता है। अब इन्हीं प्रदूषण के ही रोकथाम के लिए हमारे यहाँ पर क्या किया गया, एक प्रदूषण बोर्ड आपका गठित किया गया। 1982 में इसकी स्थापना की गई है। वैसे एक वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ध्यान रखिएगा एंटी स्मॉग टावर की स्थापना की गई है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया, ये आपका स्थापित किया गया है खास करके आपके इसी नोएडा में। तो नोएडा का नाम ध्यान रखिएगा, यूपी का पहला एंटी स्मॉग टावर जो है वो आपके यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। आगे की बात की जाए तो प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। जनजातियों की जब बात की जाए तो कौन सी जनजाति ऐसी है जिनकी संख्या हमें न्यूनतम देखने को मिलती है, कौन सी जनजाति ऐसी जिनकी संख्या हमें न्यूनतम देखने मिलती है, थारू, बनरावत, पहरिया या फिर आपके बुक्सा। अगर हम जनजातियों की बात करें तो जनजातियों का कॉन्सेप्ट क्या है, जनजातियों का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा, आज जनसंख्या की जब बात की जाए तो जनसंख्या की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि कुल जनसंख्या में 0.6% जनसंख्या जो है वो हमारी जनजातियों को हमारी यूपी में निवास करती है। कुल मिला जुला के आपने सुना होगा 12 कुल जनजातियाँ
जो हमारे यहाँ पर 12 जनजातियों के प्रकार जो यूपी में वर्तमान निवास करते हैं। इन जनजातियों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि आज थारू जनजाति की जब बात की जाए तो थारू जनजाति जो है वो यूपी की सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो फिर बात आती है हमारे प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। तो सबसे छोटी किसे कहते हैं? ये कहा जाता है बन रावत को। ठीक है, बन रावत की जब बात की जाए तो बन रावत का नाम ध्यान रखिएगा। बन रावत क्या होती है? ये हमारे यूपी की सबसे छोटी मानी जाती है। अच्छा, यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में खास करके सबसे कहाँ पे पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो सोनभद्र में हमारे यूपी में क्या होता है? सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और यहीं पर देखा जाए तो न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम का नाम ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जो पाई जाती है ये हमारे यहाँ पर पाई जाती है, आपने कई बार सुना होगा बागपत के बारे में। तो बागपत की जब बात की जाए तो बागपत में जनसंख्या सबसे कम होती है। आपने कई बार सुना होगा जलौन के बारे में, जलौन और अयोध्या के बारे में। तो जलौन और अयोध्या का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो बनरावत की जब बात की जाए तो बनरावत का नाम ध्यान रखिएगा, इनकी जनसंख्या जो होती है वो आज सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, बुक्सा का संबंध कहाँ से? तो बुक्सा आप भी जानते हैं ये बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। और पहरिया वगैरह की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये आपका जो ललितपुर का लोकेशन है वहाँ पे आपको मिलती है। बाकी बनरावत वगैरह की जब बात की जाए तो या तो सोनभद्र में ही आपको दिख मिल जाती है। ब्रज भाषा का विकास हमारे यहाँ पर हुआ है, ब्रज भाषा का विकास हुआ है। मूलतः आपने देखा होगा अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो ये संरचना है भाषा के आधार पे, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ के क्षेत्र की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपके अवधी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे आपने सुना होगा एक भाषा का संदर्भ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खास करके एक नाम देते हैं हम, अगर देख पाए खासा ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पूरी तरीके से क्या है, ये खड़ी बोली का क्षेत्र होता है, खड़ी बोली का। इवन यहाँ छोटे से हिस्से में क्या होता है, कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी के अलावा अगर देखा जाए तो यही छोटे से हिस्से में ब्रज भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बुंदेली भाषा देख मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की भाषा हमारे यहाँ पर क्या होती है, बोली जाती है यूपी के सापेक्ष में। अब अगर हम बात करें ब्रज भाषा कैसे डेवलप हुई है, तो ब्रज भाषा की जब बात की जाए तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा जो विकसित हुई है वह कैसे विकसित हुई है? तो अवधी भाषा विकसित हुई है अर्धमागधी से। और ब्रज भाषा की जब बात की जाए तो ब्रज भाषा विकसित हुई है सौर सैनी भाषा से। तो सौर सैनी की जब बात की जाए तो सौर सैनी का नाम ध्यान रखिएगा, सौर सैनी से आपकी क्या हुई है, सौर सैनी से आपकी ब्रज भाषा भी विकसित हुई है। और सौर सैनी से ही अगर देखा जाए तो ये जो कन्नौजी भाषा है ये भी आपकी क्या हुई है, इसी से विकसित हुई है। तो कन्नौजी और सौर सैनी ये दोनों क्या होते हैं, ये ब्रज भाषा, ये दोनों आपके सौर सैनी से विकसित हुए हैं। अर्धमागधी की जब बात की जाए तो इससे आपका अवधी भाषा आज का जो आपका इस्तेमाल किया जाता है वह आपका विकसित हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा। वैसे ब्रज भाषा की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे बोली जाती है, तो जो आपके ब्रज मंडल का आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो देश के परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में पहला रोपवे किस एक राज्य में आपका स्थापित किया जा रहा है? शहरी क्षेत्र का रोपवे पहली बार किसी राज्य में स्थापित किया जा रहा है और उस राज्य का नाम हो जाता है, किस रूप में उसका नाम लिया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद या फिर आपके उत्तर प्रदेश के रूप में? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे पहली बार शहरी क्षेत्र का रोपवे आपका डेवलप किया जा रहा है? बेसिक आप भी जानते हैं परिवहन के माध्यम। अगर हम परिवहन के माध्यम की बात करें तो परिवहन के माध्यम में क्या होता है, परिवहन के माध्यम की जब बात की जाए तो एक तो होता है वायु का परिवहन, एक होता है आपके स्थल का परिवहन और एक होता है जल परिवहन। जल परिवहन में आपने देखा होगा नौका वगैरह चलाई जाती है। स्थल में अगर देखा जाए तो रेल और रेल के अलावा रोड, ये दो नाम आपको दिख मिलते हैं। तो रेल और रोड की जब बात की जाए तो ये स्थल परिवहन में आते हैं। वायु की जब बात की जाए तो ये हवा में आपका संचालित किया जाता है। लेकिन अब कुछ हवा में चलने वाली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें मेट्रो के बारे में, तो मेट्रो आपने देखा है कि मेट्रो ज़मीन पे चलती है, लेकिन कुछ लोकेशन पे आपने देखा होगा कि हवा में भी चलती है, पुल बना करके। ठीक है, बहरहाल ध्यान रखिएगा, फिर भी पुल बनती है लेकिन पटरी तो लगी रहती है ना, तो आधारहीन नहीं है, आधार के ऊपर चलती है। हाँ, हाइपर लूप की जब बात की जाए तो इस टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हो कि हवा में लटकी एक पाइप में क्या होता है, बड़ी तेज़ी से चलाई जा सकती है। इसी तरीके से रोपवे जो है ये भी एक आधार युक्त संरचना होती है, लेकिन इसका जो सीन होता है बड़े बड़े पिलर स्थापित होते हैं और आपके तार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं।
तो पहली बार ये जो रोपवे आपका स्थापित किया जा रहा है वो संयोग से आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के ही सापेक्ष अगर इसकी बात की जाए तो कहाँ पे, आपके बनारस में। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में पहला आपका क्या किया जा रहा है, रोपवे आपका डेवलप किया जा रहा है। हालांकि इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, हमारे प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में भी आपके रोपवे चलाने की बात चली है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये कोई असंभव सी बात नहीं है कि मथुरा में भी क्या हो, ऐसा रोपवे का कनेक्शन आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि इससे क्या होता है, राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, और एक तरीके से कह सकते हो परिवहन में भी थोड़ी सी सुविधा मिलती है, जहाँ पे जाम वगैरह ज़्यादा लगता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए, एक क्वेश्चन की, किस शहर में निराला आर्ट गैलरी है? क्या है, किस एक शहर में निराला आर्ट गैलरी है? बेसिक अगर देखा जाए तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज या फिर सोनभद्र में कौन सा लोकेशन है जहाँ पे निराला आर्ट गैलरी आपको देख मिलती है? कानपुर, आगरा, प्रयागराज या फिर आपके सोनभद्र के रूप में कौन सा लोकेशन ऐसा है जहाँ पे निराला आर्ट गैलरी है? निराला आर्ट गैलरी के बारे में आपने नाम भी सुना होगा, खास करके जब हम बात करते हैं निराला के बारे में। तो निराला का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब बात की जाए तो इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। खास करके ये हमारे यूपी से नहीं थे, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, कोलकाता लोकेशन से। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ये आके रहते थे। तो प्रयागराज में इनकी कर्म भूमि थी। ठीक है, तो कर्म भूमि की जब बात की जाए तो कर्म भूमि जो थी वह आपके प्रयागराज में थी। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये निवास करते थे, जो लोकेशन था इनका निवास स्थल, वहीं पर क्या किया गया, इनकी एक कुटिया बनाई गई है, और उसे हम निराला भवन के नाम से जानते हैं। और इसी सापेक्ष में वहीं पर इनके द्वारा जो कह सकते हो कि हिंदी साहित्य वगैरह में विकास के काम किए गए हैं, उससे समेत एक आपकी आर्ट गैलरी स्थापित है। तो ये बेसिक कहाँ पे दिख मिलता है? तो ये आपके इसी प्रयागराज में दिख मिलता है। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में निराला आर्ट गैलरी आपको दिख मिलती है। अच्छा, गैलरी से याद आता है, यहीं पे आपको पता होना चाहिए, खास करके हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थापित है? ये भी आपके इसी प्रयागराज में है। और हिंदुस्तानी एकेडमी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, खास करके आपने सुना होगा उत्तर मध्य क्षेत्र का एक खासा क्षेत्रीय, जब हम बात करते हैं केंद्र, ठीक है, तो उत्तर मध्य क्षेत्र का एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो क्षेत्रीय केंद्र जो आपका स्थापित है ये संस्कृति को लेकर के, कला संस्कृति को लेकर के, तो ये आपको दिखता है इसी प्रयागराज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र का एक क्षेत्रीय केंद्र होता है हिंदुस्तानी एकेडमी, ये भी आपको दिखती है। और खासा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं हरिश्चंद्र को लेकर के, तो हरिश्चंद्र के नाम से यहाँ पे क्या है, एक आपको शोध संस्थान देखने को मिल जाता है। तो हरिश्चंद्र शोध संस्थान ये भी आपको दिखता है। अच्छा, एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे सरकार का जब हम बात करते हैं राजकीय अभिलेखागार, तो राजकीय अभिलेखागार जो है वो भी आपको यही देख मिलता है। तो राजकीय अभिलेखागार की जब बात की जाए तो ये भी आपका यही संबंधित हो जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो एक मेला आयोजित होता है जिसे हम कहते हैं नक्कटैया मेला। नक्कटैया मेला की जब बात की जाए तो यह यूपी में आपका आयोजित किया जाता है, रामपुर में, आगरा में, मथुरा में या फिर आपके बनारस में। नक्कटैया मेला, नक्कटैया मेला की जब बात की जाए तो ये आपके आयोजित किया जाता है रामपुर में, आगरा में, मथुरा में या फिर आपके बनारस में। नक्कटैया बेसिक आप कह सकते हो एक प्रहसन होता है, बेसिक कॉमेडी टाइप का। खासा अगर देखा जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो यह आज हमारे यूपी के पूर्वांचल लोकेशन की जब बात की जाए तो पूर्वांचल लोकेशन में इसका अधिक मात्रा में आयोजन किया जाता है, और ये आयोजित होता है जो बनारस का लोकेशन है। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ पे नक्कटैया मेला। इसी तरीके से आपने सुना होगा यहीं पे नटवरी नृत्य। ठीक है, नटवरी नृत्य की जब बात की जाए तो नटवरी नृत्य भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके इसी लोकेशन में ही आपके आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्वांचल विशेष की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपके नटवरी नृत्य और नक्कटैया मेला, इनकी जब बात की जाए तो इनका आयोजन प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात है कि अख्तरपिया। अख्तरपिया की जब बात की जाए तो अख्तरपिया उपनाम से जाना जाता है। मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम लोग अख्तरपिया नाम देते हैं? ये नाम समित होता है रघुपति सहाय को लेकर के, ये नाम गिरजा देवी को लेकर के, ये नाम वाजिद अली को लेकर के, ये नाम आपके बिंदा दीन के लिए। कौन से कैसे व्यक्ति थे जिनको हम लोग अख्तरपिया नाम देते हैं? अख्तरपिया,
देखिए, अगर नामों की बात की जाए तो नामों के सापेक्ष आप भी जानते हैं ये जो रघुपति सहाय हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिराक गोरखपुरी, ठीक है। तो फिराक गोरखपुरी की जब बात की जाए तो फिराक गोरखपुरी का नाम ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रघुपति सहाय के रूप में नाम देते हैं। गिरजा देवी के बारे में हमने कल ही चर्चा किया था, अप्पा जी, ठीक है। अप्पा जी की जब बात की जाए तो अप्पा जी का नाम हम लोग क्या करते हैं, गिरजा देवी के रूप में जानते हैं। अगर बिंदादीन की जब बात की जाए तो बिंदादीन के बारे में आपने सुना होगा, किसके बारे में, बिंदादीन की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कत्थक और ठुमरी होती है उसका समावेश किया था, ठीक है। और इनकी जब बात की जाए तो इनके माध्यम में भी अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अख्तर पिया की जब बात की जाए तो अख्तर पिया का नाम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर खास करके बाजिद अली का नाम आता है। तो बाजिद अली की जब बात की जाए तो बाजिद अली हमारे यहाँ पर अख्तर पिया नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। वाजिद अली खास करके आपने सुना होगा, इनका पूरा नाम है नवाब वाजिद अली। नवाब वाजिद अली की जब बात की जाए तो ये कौन माने जाते हैं, ये हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि नवाब परंपरा में अंतिम नवाब माने जाते हैं। अंतिम नवाब, अंतिम नवाब क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इस राज्य को अपने शासन में मिला लिया था। और पहले नवाब की जब बात की जाए तो वो तो शहादत अली खान थे, ठीक है। हमारे फैजाबाद की रियासत की जब बात की जाए तो शहादत अली खान का नाम आपने सुना होगा। शहादत अली खान जो थे वो आज यूपी के सापेक्ष आपने देखा होगा, ये पहले नवाब के रूप में जाने जाते हैं। और आखिरी की जब बात की जाए तो उनका नाम होता है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। प्रताप नाम की पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकाली जाती है, प्रताप नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो यह यूपी में कहाँ से निकाली जाती है, गोरखपुर, कानपुर, प्रतापगढ़ या फिर बनारस। प्रताप नाम की पत्रिका, प्रताप नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो यह यूपी में कहाँ से निकाली जाती है, प्रताप नाम की पत्रिका। गोरखपुर से कब निकलती है, तो गोरखपुर से आपके कल्याण निकलती है, ठीक है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से आपने सुना होगा, पहला तो बनारस अखबार निकलता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा आज, आज नाम की पत्रिका की जब बात की जाए तो ये भी आपके यहीं से निकाली जाती है। हम प्रताप की जब बात की जाए तो प्रताप आपने सुना होगा कई बार कानपुर। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में प्रताप नाम की पत्रिका जो थी वह किसके द्वारा निकाली गई है, तो आपने नाम सुना होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से क्या होता है, ये पत्रिका आपकी निकाली जाती है। वैसे बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, हंस पत्रिका का भी प्रकाशन, और मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये आपके बनारस से ही निकाली जाती थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी बनारस की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे भारत दुर्दशा के लेखक जो हैं, इवन बाल बोधनी के जो लेखक हैं, उनकी जब बात की जाए तो इनका संबंध यहीं से है। क्या नाम हो जाता है, तो नाम होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खासा ध्यान रखिएगा, बाल बोधनी और भारत दुर्दशा के लेखक जाने जाते हैं। अयोध्या अभिलेख की जब बात की जाए तो अयोध्या अभिलेख हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अयोध्या अभिलेख की जब बात की जाए तो यह यूपी में कहाँ पे आपको देख मिलता है, बेसिकली आपके गोरखपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर आपके अयोध्या में। अयोध्या अभिलेख यूपी के किस जिले में अयोध्या अभिलेख आपको देखने को मिलता है। अब अयोध्या नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे स्थित होगा, तो यह स्थापित है आपके अयोध्या में। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या की धरती पर यह आपका स्थापित है। आपने शुद्ध रूप से सुना होगा एक राजा के बारे में जिनका नाम है राजा धनदेव। तो बताया जाता है कि राजा धनदेव के द्वारा क्या किया गया है, अश्वमेघ यज्ञ किए गए हैं। और उस अश्वमेघ यज्ञ की जब बात की जाए तो उस अश्वमेघ यज्ञ के उपरांत यहाँ पे क्या हुआ है, आप कह सकते हो कि यज्ञ वगैरह कराया गया है। तो यहाँ पर इस अभिलेख को क्या किया गया, स्थापित किया गया है। और इसी में अभिलेख में क्या होती है, इसके बारे में एक प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो एक प्रमाण मिलता है अभिलेख के अंतर्गत ही, तो यह आपको देखने को मिल जाता है। राजा धनदेव के 2 अश्वमेघ यज्ञ के बारे में एक जो प्रमाण मिलता है वह मिलता है इसी अयोध्या अभिलेख के बारे में। वैसे अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या का पुराना नाम क्या होता है, अयोध्या का पुराना नाम होता है अयोध्यसा। और कई बार आपने सुना भी होगा। अगर इसकी बात की जाए तो अयोध्या के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हिंदू धर्म की प्रमुख स्थली है, अर्थात राम मंदिर यहाँ पे स्थित है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 जैन तीर्थंकरों की जब बात की जाए तो 5 जैन तीर्थंकर का जो संबंध है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है।
5 जैन तीर्थंकर की जब बात की जाए तो ये भी आपके यहाँ से सम्मिलित हो जाते हैं। खासा हमारे यहाँ पर कुछ अभिलेख और ध्यान रखिएगा, जैसे स्वगौरा अभिलेख। ठीक है, स्वगौरा अभिलेख की जब बात की जाए तो ये कहाँ से सम्मिलित है? स्वगौरा अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा, ये गोरखपुर में पड़ता है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा अहरौरा अभिलेख। ठीक है, अहरौरा अभिलेख ये कहाँ से सम्मिलित है? अहरौरा अभिलेख की जब बात की जाए तो अहरौरा अभिलेख जो है यह आपके मिर्ज़ापुर ज़िले से सम्मिलित होता है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर ज़िले की जब बात की जाए तो मिर्ज़ापुर ज़िले में अहरौरा अभिलेख आपको मिलता है। तो सोहगौरा अभिलेख आपके गोरखपुर में, अहरौरा आपके मिर्ज़ापुर में। और एक और नाम आपने सुना होगा गाजीपुर ज़िले के बारे में। गाजीपुर में, गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर में भी एक आपको देखने मिलता है जहाँ पे बात आती है स्कंदगुप्त के बारे में। तो बताया जाता है कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था, जो मलेच्छ राजा था उसको हराया था। ठीक है, तो मलेच्छ राजा की जब बात की जाए तो मलेच्छ राजा को हराया था जिसका नाम था तोरमाड़। ठीक है, तो तोरमाड़ को यहाँ पे हराया था। अगर इसकी बात की जाए तो इसके बारे में जो पूरी संरचना मिलती है वो कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है भीतरी गुफा अभिलेख में। तो भीतरी गुफा अभिलेख की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत ये पूरी संरचना, ये पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो भीतरी गुफा अभिलेख कहाँ से है? ये आपके गाजीपुर जिले से देख मिलता है। ठीक है, नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन किया जाता है। मतलब यूपी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन कौन सा जिला करता है? बेसिक रूप से देवरिया, शामली, प्रयागराज या फिर आपके सोनभद्र। कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन करता है? अमरूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है? शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ये करता है देवरिया, शामली, प्रयागराज या फिर आपका सोनभद्र। सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन कौन सा जिला करता है? अब अमरूद उत्पादन की जब बात की जाए तो अमरूद उत्पादन के लिए आप शुद्ध रूप से जानते हैं, आज अगर अमरूद की बात की जाए तो हम लोग अमरूद नगरी किसे कहते हैं? अमरूद नगरी की जब बात की जाए तो अमरूद नगरी जो हमारे यहाँ पर कही जाती है वह आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर प्रयागराज को। तो प्रयागराज क्या हो जाता है? प्रयागराज अमरूद नगरी के रूप में जानी जाती है। यहाँ के अमरूद काफ़ी फेमस हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ललित सुर्ख के बारे में। तो ललित सुर्ख की जब बात की जाए तो ललित सुर्ख, आपने नाम सुना होगा सरदार। ठीक है, सरदार। आपने नाम सुना होगा लखनऊ, लखनऊ 49 की जब बात की जाए तो लखनऊ 49। ठीक है, तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अमरूद नगरी कहाँ से? सापेक्ष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक अमरूद महोत्सव का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अमरूद महोत्सव का भी कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। और अमरूद के सापेक्ष में यहाँ पे एक प्रशिक्षण संस्थान भी देख मिलता है। ठीक है, तो एक प्रशिक्षण संस्थान की जब बात की जाए अमरूद को आधारित करते हुए तो ये भी आपके यहीं से देख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो जनसंख्या की वृद्धि क्या रही? जनसंख्या की वृद्धि क्या रही? मुख्यतः अगर देखा जाए तो 23.27, 16.51, 22.23 या फिर 11.79। जनसंख्या की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं 1872 में पहली बार किया गया था मेओ के शासनकाल में। 1881 में पहली बार किया गया रिपन के शासनकाल में। सामान्यतः आप भी जानते हैं कि 10 साल के अंतराल पे क्या होता है, ये जनसंख्या आपके काउंट की जाती है। और 10 साल अंतराल की जब बात की जाए तो इसके रूप में ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर 11 जुलाई ये क्या होती है, ये हमारे यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये आपको देख मिलता है। आज नामों की जब बात की जाए तो इस नामों को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में अगर हम नामों की बात करें तो नामों को आधारित करते हुए एक दो नाम आपको देख मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के सापेक्ष में खास करके एक नाम आपने सुना होगा जिसके रूप में हम नाम देते हैं किसको लेकर के। पहली बात तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काउंट किया जाता है और 10 साल के अंतराल पे जब आपकी काउंटिंग होती है तो 2001 में आपका किया गया था और उसके बाद 2011 में इसकी काउंटिंग आपको देख मिलती है। तो 2011 की जब बात की जाए तो 2011 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या की वृद्धि परसेंटेज थी वह कितनी थी? वो थी 22.23। ठीक है, तो 22.23% की जब बात की जाए तो 22.23% यह नाम आपको देखने को मिल जाता है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। बाकी आप भी जानते हैं कि अगर हम देश की कुल संख्या की बात करें तो देश में हमारी कुल संख्या क्या है? देश की जनसंख्या के सापेक्ष में 16.51% ये हमारी जनसंख्या होती है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारा संदर्भ ध्यान रखिएगा कि हमारी जो जनसंख्या वर्तमान में है 19,98,12,341। तो ये कुल संख्या आज हमें अपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है,
आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको स्ट्रॉबेरी महोत्सव देख मिलता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की जब बात की जाए तो यह यूपी में आयोजित किया जाता है, झांसी में, प्रयागराज में, सिद्धार्थनगर में या फिर आपके कानपुर में। कौन सा लोकेशन ऐसा है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी मतलब आप भी जानते हैं एक फल के ऊपर आधारित करते हुए महोत्सव। तो सरकार ने हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे महोत्सव आयोजित किए, जैसे इटावा जिले में, यहाँ पे क्या है, इटावा जिले में कटहल महोत्सव। कटहल महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपके इटावा जिले में आयोजित किया गया। इसी तरीके से आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर केला महोत्सव। केला महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपके कुशीनगर जिले में आयोजित किया गया। ठीक है। हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल की जब बात की जाए तो इसका महोत्सव कहाँ पे, या आपके आयोजित किया गया सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिले में यही पर अगर देखा जाए तो काला नमक के अलावा आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपके लखनऊ में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा बाजरा महोत्सव। बाजरा महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, यह आपके आगरा में। आगरा में यह आपका आयोजित किया गया। नामों की बात की तो एक आपका आयुर्वेद महोत्सव, ये कहाँ पे, यह आपके झांसी में। हमारे यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा आम महोत्सव, ये कहाँ पे, तो आम महोत्सव की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलता है आपके राजधानी लखनऊ में। आपने नाम सुना होगा सुनहली महोत्सव। सुनहली बेसिकली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो स्वीट पोटैटो होता है गंजी, उसके आधारित, तो ये आपके गोरखपुर में। गोरखपुर में, इवन गोरखपुर में अगर देखा जाए तो गोरखपुर में रेशम महोत्सव का भी आयोजन किया गया था, जो लोकल में आपके रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। बाकी महोत्सव के सापेक्ष में स्ट्रॉबेरी की जब बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे, तो ये आपके झांसी में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो झांसी में इसका नाम ध्यान रखिएगा। ध्रुपद महोत्सव शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ये किस जिले में आपका आयोजित किया जाता है। ध्रुपद महोत्सव कुशीनगर में, वृंदावन में, फर्रुखाबाद में या फिर आपके आगरा के अंतर्गत। कौन सा लोकेशन ऐसा होता है जहाँ पे ध्रुपद महोत्सव आयोजित किया जाता है। ध्रुपद महोत्सव आयोजित किया जाता है। ध्रुपद महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब ध्रुपद महोत्सव की जब बात की जाए तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ध्रुपद महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपका आयोजित किया जाता है वृंदावन में। एक्चुअली ये क्या है, ये संगीत के ऊपर आधारित महोत्सव है। संगीत के ऊपर आधारित करते हुए क्या है, एक महोत्सव है। और ये हमारी यूपी में दो जगह आयोजित होता है, एक तो आपके वृंदावन में, और वृंदावन के अलावा देखा जाए तो एक आपके बनारस में। तो वृंदावन और बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्रुपद महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है। खासा इसी तरीके से देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा नौचंदी मेला के बारे में। नौचंदी मेला की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, तो ये होली के बाद लगने वाला एक आपका महोत्सव होता है। और होली के बाद लगने वाला मेरठ में एक रंग बिरंगा महोत्सव माना जाता है। ठीक है। तो रंग बिरंगा महोत्सव आपका माना जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रंग बिरंगा महोत्सव आपके होली के बाद नौचंदी मेला, और बनारस में ध्रुपद मेला या आपके वृंदावन।